बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तौहीद क्लासेस में। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, यूपी टेट, सी टेट या यूपी पैट, यूपी ट्रिपल एससी या एसएससी से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, पहली क्लास है। इस क्लास से आप जुड़िए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपकी हिंदी की समस्या बिल्कुल समाप्त कर देंगे। तो हम पहली अपनी क्लास से आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा का जो भाषा शब्द है, सबसे पहले हम जान लेते हैं भाषा शब्द होता क्या है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात मनुष्य जो भी कुछ बोलता है तो उस बोलने का जो माध्यम होता है वो होता है हमारा संस्कृत शब्द की भाष धातु। अब आप धातु समझेंगे। धातु हिंदी विषय के अंदर धातु को ही क्रिया कहा जाता है। संस्कृत के अंदर धातु होती है, हिंदी के अंदर क्रिया होती है। इसलिए हमारी जो भाषा है वो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। अर्थात भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना या कहना। इसलिए भाषा की जब हम विद्वान के अनुसार परिभाषा जानते हैं, पंडित कामता प्रसाद के अनुसार भाषा वह साधन अर्थात माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है और दूसरे के विचारों को सुनता है। वही क्या कहलाता है हमारा भाषा। उसके बाद हमारे आते हैं भाषा के रूप। भाषा के हमारे जो रूप हैं वो तीन रूप होते हैं। नंबर एक है हमारा मौखिक रूप। भाषा का जो रूप है इसमें होती है हमारी पहली मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी वह भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर बताता है वो होते हैं हमारी मौखिक भाषा। तो जान लेते हैं हमारी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। तो भाषा का जो पहला रूप है वो है हमारा मौखिक भाषा और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है हमारा मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि। नेक्स्ट हमारा है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा जिसे हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं या लिखकर बताते हैं वो होती है हमारी लिखित भाषा। तो लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है हमारी वर्ण। वर्णों के माध्यम से ही हम भाषा को लिखित रूप में लिखते हैं तो वो हमारी होगी वर्ण। तो यानी लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण। भाषा का जो दूसरा रूप है वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण। उसके बाद हमारी तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। एक ऐसी भाषा जिसे इशारों में समझा जाता हो। आप देखते हैं वो कुछ व्यक्ति जब नहीं बोल पाते तो वो इशारों के द्वारा बात को समझाते हैं। तो जैसे कोई भी व्यक्ति ऐसे करेगा तो खाना खाना सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, तो ऐसा इशारे करेगा। बोलने के लिए शब्दों के लिए बोलने के लिए वो इशारे करेगा। तो ऐसी भाषा होती है हमारी सांकेतिक भाषा। यानी वह भाषा जो संकेतों के रूप में प्रकट की जाती है वो होती है हमारी सांकेतिक भाषा। उसके बाद हमारा जान लेते हैं ध्वनि का जो लिखित रूप होता है जो हमारी भाषा है। ध्वनि का जो लिखित रूप है आप देख सकते हो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और ध्वनि का लिखित रूप होता है हमारा वर्ण। वर्ण यानी वही हमारी वर्णमाला ए आ ई छोटी बड़ी। तो ये सब हमारे होते हैं वर्णमाला क्योंकि इन्हीं वर्णमाला के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो होता है हमारा वर्ण। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तीन। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण और ध्वनि का लिखित रूप होता है वर्ण। यहाँ पे ध्यान रखेंगे भाषा शब्द संस्कृत की भा धातु से बना है। तो इस प्रकार हम यहाँ से चार क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है भाषा का व्यवस्थित क्रम। आप विश्वास कीजिए अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपकी हिंदी की समस्या को बिल्कुल फिनिश कर देंगे। आप चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की या किसी भी अन्य एग्जाम की जिसके अंदर हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्लीज हमसे जुड़िए। तो नेक्स्ट हमारा है भाषा का व्यवस्थित क्रम। भाषा का व्यवस्थित क्रम को यानी भाषा को एक क्रम में भाषा बनती कैसे है, उन्हें हम व्यवस्थित क्रम से कैसे। तो सबसे पहले हमारी ध्वनि, क्योंकि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। तो ध्वनि होगी हमारा भाषा का
सबसे पहला क्रम जो है वो है ध्वनि। ध्वनि जो बनती है वो वर्ण से। अब वर्ण जो हमारा है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, जब हम वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो हमारा बनेंगे शब्द। जैसे वर्ण जब हम लिखेंगे तो जैसे क मैं न कमल, न ये न नयन, तो जब हम वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो हमारे बनेंगे शब्द। जब हम शब्दों को सही व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे जिनका एक विशेष सार्थक अर्थ हो तो उससे बनेंगे हमारे वाक्य। वाक्य के अंदर होते हैं हमारे पद, यानी पद से बनते हैं वाक्य। शब्दों से बनेंगे पद और पद से बनेंगे वाक्य। नेक्स्ट हमारा अंतिम होता है अनुमिति। अनुमिति का मतलब होता है जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य के अंदर क्रिया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सब का यूज करके, यानी वाक्य को जब हम लिखेंगे तो एक सही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। मेन जैसे हम किसी पुरुष की बात करते हैं तो लिखेंगे वह घर जाता है। महिला के लिए वाक्य तो वह घर जाती है। वह जंगल में घूमता है, या आप कह सकते हो वह दहाड़ता है। तो शेर के लिए तो यानी वाक्य का ऐसा भाव जिसके द्वारा हम उस वाक्य के उद्देश्य या क्रिया सब्जेक्ट को पहचान सके वो होता है हमारे अनुमिति। अर्थात एक वचन, बहुवचन, इन शब्दों का जो यूज करते हैं वो होते हैं हमारे अनुमिति। यानी जब हम वाक्य लिखेंगे तो इसका भी यूज करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ से हमने ध्वनि पढ़ लिया। ध्वनि थी हमारी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण को हमने समझ लिया, वर्ण हमारी लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब हम समझ लेते हैं शब्दों को। शब्द क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं वाक्य। वाक्य होता है शब्दों का व्यवस्थित क्रम या समूह। शब्दों का व्यवस्थित एक प्रकार से जब हम बोलते हैं राम खाना खाता है तो ये हो गया वाक्य का शब्दों का सही क्रम। अगर हम इसे बेढंग रूप से बोल ले, जैसे जाता खाता पाता ऐसे करके बोलेंगे तो वो होगा हमारा, वो वाक्य नहीं होगा। वाक्य के अंदर जो हमारा वाक्य है शब्दों का व्यवस्थित समूह ही हमारा होगा वाक्य। तो इस प्रकार यहाँ से हम समझ लेते हैं कि शब्द क्या होते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह। शब्द वाक्य क्या होते हैं? शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है हमारा वाक्य। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाक्य। यहाँ से हम वाक्य से आप देख सकते हो, वाक्य से हम आगे आते हैं वाक्य के अंग। एक वाक्य के जो अंग होते हैं वो होते हैं दो अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर एक होता है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, अर्थात वाक्य के अंदर जिसके बारे में कहा जा रहा है वो होगा, कुछ भी कहा जा रहा है वो होगा हमारा उद्देश्य। यहाँ हम अंग्रेजी भाषा से समझ सकते हैं जो हमारा वाक्य के अंदर सब्जेक्ट भाग होता है वो होता है हमारा उद्देश्य। जैसे राम घर जाता है तो राम इसके अंदर उद्देश्य हुआ, घर जाता है वो होगा हमारा विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो होता है हमारा विधेय। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य के अंदर बताया जा रहा है, कहा जा रहा है वो हमारा उद्देश्य है। और विधेय उस उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाएगा वो होगा हमारा विधेय। तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं हिंदी। हिंदी जो है हमारा भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय मीन्स भारत और यूरोप को कंबाइन करके जो भाषा बनती है वो होती है हमारे भारोपीय परिवार की भाषा। हिंदी हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी जो शब्द है हमारा वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ईरान वासियों ने किया, क्योंकि ईरान वासी जो मध्य एशिया से भारत के अंदर आए थे वो सिंधु नदी को क्रॉस करके आए थे। इसलिए उन्होंने सिंध से जो इस साइड में यानी भारतवासियों के लिए सिंधवासी का यूज करा और उनकी भाषा को उन्होंने सिंधी भाषा कहा, अर्थात सिंधी से उन्होंने हिंदी कहा। तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, क्योंकि हिंदी जो है वो भारत और यूरोप और दोनों महाद्वीपों के अंदर मिक्स हुआ, आदान प्रदान हुआ, तो इसलिए हिंदी को भारोपीय परिवार की भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट हिंदी भाषा की जननी अपभ्रंश है, क्योंकि भारत के अंदर जो भाषा है प्राचीन, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और संस्कृत के बाद जो भाषा है वो पाली भाषा।
पाली भाषा के बाद आती है प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा। तो इसलिए हिंदी भाषा की जननी अपभ्रंश भाषा है। के अंदर सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा, लेकिन हिंदी की जो जननी है वो है अपभ्रंश। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा की जो जननी है वो है अपभ्रंश भाषा। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। तो जो सिंधु शब्द है यानी सिंधु नदी है, सिंधु नदी यानी सिंधु जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। तो अगर हिंदी शब्द की जननी या हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है, लेकिन हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फारसी भाषा का शब्द है जो कि ईरानी वासियों ने किया था। अब आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ। यहाँ आप कनेक्शन बना सकते हो। सिंधु जो फारसी थे यानी जो ईरान वासी थे, उन्होंने इस जो सिंधु नदी के जो पार लोग थे यानी सिंधु नदी से पार करके जो है वो भारत देश के अंदर, इसलिए उन्होंने ईरान वासियों ने सिंधु के जो इस तरफ रहते यानी भारत के जो निवासी या पाकिस्तान जो वगैरह के निवासी थे, उनके निवासियों को उन्होंने सिंधवासी और उनकी भाषा को हिंदी कहा, या आप कह सकते हो सिंधी, क्योंकि वो स को ह कहते थे इसलिए सिंधु। ऐसे ही वर्ड हिंदू या सिंधु ये शब्द सब संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से बने हुए हैं। तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा की जननी अपभ्रंश है, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। उसके बाद संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, क्योंकि संस्कृत देवों की भाषा है अर्थात देववाणी है। जितने भी वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सभी संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए, इसलिए सभी भाषाओं की यह सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा। उसके बाद विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषाओं का क्रम है, संपूर्ण विश्व के अंदर जो सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं वो भाषाओं का जो क्रम है, वो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा, उसके बाद चीनी अर्थात मंदारिन भाषा, और तीसरे नंबर की हमारी हिंदी भाषा जो कि देवनागरी लिपि के अंदर बोली या लिखी जाती है। तो हिंदी का जो विश्व के अंदर बोलने के क्रम में जो स्थान है वो है तीसरा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पहला इंग्लिश, दूसरा चीनी भाषा मंदारिन जिसकी लिपि है, और तीसरी भाषा हिंदी जिसकी लिपि देवनागरी है। तो यहाँ से हिंदी भाषा। उसके बाद अगर हम बात करें संपर्क भाषा, विश्व के अंदर सबसे अधिक संपर्क करने वाली भाषा वो भाषा है हमारी अंग्रेजी, दूसरी चीनी भाषा में लोग एक दूसरे के अधिकांश संपर्क में आते हैं, और तीसरे नंबर की हिंदी यानी हमारे देश की जो जनसंपर्क भाषा है वो है हिंदी। तो ऑप्शन में अगर भारतीय जनसंपर्क भाषा पूछी जाए तो वो होगी हिंदी, और यदि विश्व के अंदर जनसंपर्क भाषा पूछी जाए तो वो होगी अंग्रेजी। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी का जो विकास क्रम, हिंदी का जो भारत के अंदर विकास क्रम है वो सबसे पहले हम जानते हैं सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत भाषा, सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के बाद हमारी पाली भाषा। संस्कृत भाषा की हम बात करें तो संस्कृत भाषा है देवों की भाषा अर्थात देववाणी भी कहा जाता है, आदि जननी या आदिवाणी, तो ये सभी भाषाओं को संस्कृत भाषा ही कहा जाता है। उसके बाद संस्कृत के बाद आई पाली भाषा। पाली भाषा महात्मा बुद्ध की भाषा। उससे पहले संस्कृत देवों की भाषा, यहाँ पे आपका ध्यान रखेंगे, संस्कृत जो हमारी है वो देवों की भाषा है, पाली हमारी महात्मा बुद्ध की भाषा यानी महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो थे पाली भाषा के अंदर। नेक्स्ट हमारा प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जैन धर्म का आविर्भाव हुआ यानी महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी की जो भाषा हम बात कर सकते हैं वो है प्राकृत भाषा। आप ध्यान से देखेंगे, संस्कृत देववाणी देवों की भाषा, पाली भाषा
महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म की भाषा, महात्मा बुद्ध ने अपने जो अपने दिए वो पाली भाषा के अंदर दिए। पाली भाषा के बाद आता है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा यानी महावीर स्वामी और जैन धर्म की स्थापना की, तो महावीर स्वामी की जो भाषा वो प्राकृत भाषा। उसके बाद प्राकृत भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश भाषा, आप इसे खड़ी बोली या खड़ी बोली कुछ भी कह सकते हो, अपभ्रंश भाषा। कुछ विद्वान अपभ्रंश के बाद अवहट को मानते हैं कि अवहट अपभ्रंश के बाद है यहवट। तो कुछ राइटर या कुछ विद्वान अवहट को ही अपभ्रंश भाषा कहते हैं, तो इसलिए अवहट को हम स्थान नहीं देंगे। तो अपभ्रंश के बाद होगी हमारी हिंदी भाषा। तो यहाँ से अवहट ध्यान रखेंगे, अवहट कुछ विद्वान अवहट को ही अपभ्रंश भाषा मानते हैं, इसलिए अपभ्रंश के बाद यदि ऑप्शन के अंदर, क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम के अंदर हिंदी का विकास क्रम पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले होगा हमारा संस्कृत, फिर पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश। अगर ऑप्शन में अवहट है तो आप अपभ्रंश के बाद अवहट लोगे, अवहट के बाद हिंदी। यदि अवहट नहीं है तो अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी भाषा, क्योंकि प्राकृत भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप था वो था अपभ्रंश भाषा, कौरवों की भाषा, खड़ी भाषा। खड़ी भाषा के बाद हमारी हिंदी का जो आधुनिक रूप है वो हिंदी भाषा। उसके बाद हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। दिस इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी की लिपि है कौन सी है? देवनागरी लिपि। तो ये था हमारा हिंदी का कुछ इंपोर्टेंट। अब हम चलते हैं संविधान के अकॉर्डिंग और हिंदी को राजभाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में हिंदी। सबसे पहले हम बात करते हैं राजभाषा का अर्थ क्या होता है। राजभाषा का सामान्य अर्थ होता है राजकाज की भाषा। सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाता चलूं, भारत के अंदर राष्ट्रभाषा संविधान के अंदर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। और राजभाषा का जो सामान्य अर्थ है वो है राजकाज की भाषा। यानी भारत के अंदर जो राजकाज की भाषा वो हिंदी भाषा, जनसंपर्क भाषा हिंदी भाषा। तो राजभाषा का सामान्य अर्थ है हमारा राजकाज की भाषा। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। यानी संविधान के अंदर हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। यही कारण है कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। यही कारण है कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो हिंदी को घोषित किया गया राजभाषा 14 सितंबर 1949 को, लेकिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ। उसके बाद हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के भाग 17, आप जानते हो संविधान के अंदर भाग 22, टोटल भाग 22 है। उन टोटल भाग 22 के अंदर जो भाग 17 है तथा अनुच्छेद 343 से 351, तो अनुच्छेद 343 से 351 को में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 343 के अंदर ही हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है अनुच्छेद 343 के अंदर। और राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक। उसके बाद अनुसूची 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो यहाँ पर हम यहाँ ध्यान रखेंगे संविधान के अंदर 22 भाग है। उन 22 भागों में भाग 17 हमारा तथा भाग 17 के अंदर जो अनुच्छेद 343 से 351 उनके अंदर भाषा का राजभाषा का उल्लेख किया गया है और हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। 8वीं अनुसूची के अंदर 8वीं अनुसूची जो हमारी है वो भाषाओं से संबंधित है और जिसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले भाग की तरफ, यानी नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट इससे अगला जो भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं हम
अपना पहला प्रश्न, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को संविधान के अंदर राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 अर्थात 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के अनुच्छेद के पालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1955। यहाँ पर ऑप्शन डी और 1955 ऑप्शन ए, ये दो ऑप्शन दी है, तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और डी 1955। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा उसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो प्लीज कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो प्लीज कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? रामचरितमानस की जो रचना की है वो तुलसीदास जी ने, और तुलसीदास राम भक्त कवि हैं। राम का जन्म फैजाबाद अर्थात अयोध्या के अंदर हुआ। फैजाबाद और अयोध्या के अंदर जो भाषा है वो अवधी भाषा, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी, अवधी भाषा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 8, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? सॉरी, यहाँ पे है सुझाया था। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने या मदन गोपाल ने? चलिए आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट करके बताना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह, रविन्द्रनाथ ठाकुर या अमीर खुसरो? तो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम कवि है वो माने जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। और इन्होंने ही हिंदी भाषा को हिंदवी भाषा कहा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या तुर्कों का? तो ऑप्शन नंबर आपको बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या तुर्कों का? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? प्लीज कमेंट करके बताइए जल्दी से। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? तो कमेंट करके बताना है आपको। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12, इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? द्रविड़ भाषा के अंदर, चीनी तिब्बती भाषा के अंदर, भारोपीय या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंदर? तो हमारी जो हिंदी होती है वो है भारत और यूरोप का मिक्सिंग, तो इसलिए ये होगी भारोपीय परिवार की भाषा अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? अपभ्रंश, प्रकृति, पाली या हिंदी? हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्रकृति? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप कमेंट करके बताइए कि हिंदी भाषा के भाषा का जो सही अनुक्रम है वो इनमें से कौन सा है? आंसर क्वेश्चन नंबर हमारा 14, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर, भारत के अंदर या मॉरिशस के अंदर? क्योंकि भारत और मॉरिशस की सभ्यता का बहुत ज्यादा मैचिंग होता है, इसलिए विश्व हिंदी सचिवालय जो बनाया गया है वो मॉरिशस के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक, यहाँ पर 15 वर्ष तक
अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। अनुच्छेद 344, 345, 343 या 351, तो ये रहेगा पर ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 343 के अंदर प्रावधान है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग जारी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तमिल, हिंदी, तेलुगु या मलयालम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो प्लीज कमेंट करके बताइए, तमिल, हिंदी, उर्दू या ब्रज भाषा। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो आपको बताना है कमेंट करके, तमिल, हिंदी, उर्दू या ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? ऑप्शन है हमारे लोक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या संपर्क भाषा। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के प्रस्ताव पर हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पाली के अंदर, खरोष्ठी के अंदर, मंडारिन के अंदर या देवनागरी के अंदर? तो प्लीज कमेंट करके जल्दी से बताइए, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पाली लिपि के अंदर, खरोष्ठी, मंडारिन या देवनागरी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है हमारा भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? संस्कृत की किस धातु से बना है? तो भाष धातु से। लिखना, पिथत या सलानन? तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चन हमने किए हैं। अगले हम वीडियो के अंदर लगभग इसी टॉपिक से रिलेटेड अपने 100 लगभग 100 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम, यूपी टेट, सी टेट या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी जैसी परीक्षाओं के अंदर, हम अगली वीडियो के अंदर इसी टॉपिक से रिलेटेड लगभग 100 क्वेश्चन की एक वीडियो होगी हमारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।